प्रार्थना गायत्री मंत्र को एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। आइए कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ें, कोमलता से अपने नेत्र बंद करें और गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। मन में भावना करेंगे कि भगवान सूर्य की स्वर्णिम किरणें हमें भीतर बाहर से तेजोमय बना रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज की कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। गर्भावस्था में आहार, जिसको संपन्न करने जा रही हैं हमारी परम आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी। संगीता दीदी का छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को बताते हैं। आदरणीय दीदी ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस एमएस की गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक में डिग्री प्राप्त की। आदरणीय गायत्री दीदी, आदरणीय संगीता दीदी जो है वो उनका अपना निजी अस्पताल भी है कानपुर में, जिसके माध्यम से उन्होंने सभी गर्भवती माताओं को गर्भधारणा से पूर्व की शिक्षा और गर्भधारणा की शिक्षा देकर के गर्भावस्था काल को कैसे अच्छा बनाया जाए इसका शिक्षण देकर के उनको लाभान्वित किया। दीदी ने अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्य को निरंतरता से जो गति प्रदान की है सन 2015 से परम आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी के मार्गदर्शन में वो ये कार्य कर रही हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और गायत्री दीदी ने इस कार्य को शुभारंभ किया। परम आदरणीय संगीता दीदी जो है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है गर्भ संस्कार की, और दीदी ने कानपुर और लखनऊ में बहुत बड़ी वर्कशॉप्स की हैं, कॉन्फ्रेंस की हैं बड़ी बड़ी, जिसमें परम आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जो गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी बहुत ही बेहतर भागीदारी निभाई, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को इसका लाभ मिला। और आदरणीय गायत्री दीदी पूर्ण रूप से मिशन की एक ऐसी सक्रिय कार्यकर्ता है जिन्होंने 150 से ज्यादा वर्कशॉप्स की, और उनके अस्पताल में सभी गर्भवती माताओं को वो उनका प्रयास होता है कि उनको किस तरह से भावी पीढ़ी को अच्छा बनाया जाए, उसके लिए वो उनको हमेशा प्रेरित करती रहती है। तो आइए आदरणीय दीदी से हम आज का कार्यक्रम सुनते हैं, गर्भावस्था में आहार। धन्यवाद रेखा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कार्यशाला में। मैं अब अपना शेयर स्क्रीन कर लूं भैया। कर लीजिए। आइए, जैसा आपको मालूम है आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था में आहार। इट इज नॉट चेंजिंग, वेट 1 मिनट रुकिएगा, कुछ हो रहा है इसके अंदर, जरा इससे करते हैं। ये ठीक है शायद। ओके, ठीक। आरंभ करते हैं। आरंभ से पहले एक बार गुरु सत्ता से प्रार्थना, गायत्री माँ हम सबको सद्बुद्धि दे, वो सबके लिए उज्जवल भविष्य और सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा आप सबको मालूम है आज का टॉपिक है गर्भावस्था में आहार। आज हम आपको एक ब्रॉड आउटलाइन देंगे स्वस्थ आहार की, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करके अपना एक पर्सनलाइज्ड चार्ट, डाइट चार्ट बना सकते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे
गर्भ के दौरान कौन कौन से भोज्य पदार्थ आपको लेने चाहिए, उन पदार्थों में कौन कौन से स्वास्थ्यवर्धक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, और वो कैसे आपको और आपके आने वाली संतान को लाभान्वित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक जनरल आइडिया लेंगे कि कैसे कैसे गर्भ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें लेनी अति आवश्यक है, और क्या ना लेने से आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना पड़ सकता है। आप जो अपना चार्ट बनाएंगे डाइट का, उसमें आप अपनी रुचि स्वाद का ध्यान रखेंगे, लेकिन पौष्टिकता को प्राथमिकता देंगे। अर्थात आपको बैलेंस करना है, स्वाद के ऊपर आपको पौष्टिकता का अधिक ध्यान देना है। और इस बात का ध्यान दें कि जो आपके क्षेत्र में सब्जी फल उपलब्ध है और ऋतु अनुसार जो उपलब्ध है उसका ही सेवन करेंगे। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में आहार के लिए बहुत सारे हमको श्लोक और बहुत सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं, जैसे एक गाइडलाइन मिलती है कि हमको कैसा आहार लेना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात अगर शुद्ध आहार लेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल होती है। अब यही बात आज की साइंस, आज के वैज्ञानिक इसको स्टडी कर रहे हैं। आज वो ढूंढ रहे हैं, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, ये सब स्टडी कर रहे हैं कि आहार का मेंटल हेल्थ से क्या संबंध है। वो इस बात पे शोध कर रहे हैं कि पौष्टिक आहार लेने से हमारा किस तरह से जो ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हिप्पोकैम्पस, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अधिक पौष्टिक आहार लेने से उस हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ यदि आप जंक फूड लेते हैं तो उससे हिप्पोकैम्पस का साइज डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ आपको इस क्लास से आज जो शिक्षा लेंगे उसके आधार पे, जो अभी तक अगर हेल्दी फूड हैबिट्स चल रही हैं तो बहुत सुंदर है, अगर कुछ अनहेल्दी फूड आप ले रहे हैं स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको आपको चेंज करना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगा भवति दुखा। अर्थात जो व्यक्ति उचित यानी कि एप्रोप्रिएट आहार विहार में रहता है, उसी का योग भौतिक कष्टों को, क्लेशों को नाश करने वाला होता है। अब इस बात को इतना सुंदर कोरिलेशन है ये आज के हमारे कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रिक ये सेम चीज पे स्टडी कर रहे हैं कि जैसा माँ का आहार विहार आचार विचार होगा, वैसे ही बच्चे की फ्यूचर पर्सनालिटी होगी। और यही एक सूत्र हमारी एपिजेनेटिक साइंस का बेस है, जिसमें हम जानते हैं कि गर्भ के दौरान माँ की डाइट, लाइफस्टाइल, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर, सब कुछ उसके बच्चे के जीन सिलेक्शन में एपिजेनेटिक्स के माध्यम से कार्य करता है। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, जैसे कोई बहुत सारे प्रश्न आए 2-3 क्लासेस में अभी कि अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या मेरे बच्चे को डायबिटीज हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, यदि आप इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज केवल प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी वैसे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनली ये काफी डिमांडिंग होती है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है और उसकी इस दौरान बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड्स बढ़ जाती हैं। इस दौरान अगर स्ट्रेस हो जाए या फैमिली हिस्ट्री रहे तो कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज यानी वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में उभर के आती है। अब इससे रिलेट करके देखते हैं कि जो माँ डरती हैं कि नहीं क्या मेरे बच्चे को भी डायबिटीज हो जाएगी, उनको समझना ये है कि अगर वो उचित आहार लेती हैं, यानी कि डायबिटीज के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स को कर्टेल करती हैं, शुगर को कर्टेल रखती हैं, योग व्यायाम करती हैं, आधा घंटा नियमित वॉक करेंगी,
भय मुक्त रहेंगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगी, योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान करते हुए शांत और एक सकारात्मक सोच रखते हुए अगर प्रेगनेंसी गर्भकाल में रहेंगी तो उससे कोई कारण नहीं है कि उनके बच्चे को डायबिटीज हो। तो यही इसका कंसेप्ट है कि क्यों हमें आहार के साथ विहार, बिहेवियर, थॉट्स यानी आचार विचार सबका ध्यान रखना है, जो हमारे स्वस्थ जीवन के एक आधार स्तंभ। अब ये जो गर्भकाल है वो केवल 9 महीने का है, लेकिन आहार की इंपॉर्टेंस गर्भ से पहले, गर्भ के दौरान और गर्भ के पश्चात भी है। जो गर्भोत्सव हम कहते हैं वो उत्सव है 1000 दिन का। तो बच्चे का मस्तिष्क अगले 2 सालों तक, 9 महीने और उसके जीवन के पहले 2 साल तक तेजी से डेवलप कर रहा है। तो आहार, जो स्वस्थ आहार है, वो माँ को ना केवल 9 महीने उसकी प्लानिंग करनी है, बल्कि साथ साथ जब तक वो स्तनपान करे तब तक स्वस्थ आहार ले, पौष्टिक तत्व ले, और जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए डाइट में तब भी बच्चे के आहार का विशेष ध्यान रखना है। किंतु गर्भाधान से पूर्व स्वस्थ आहार की योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बराबर आपको अपनी क्लासेस में प्री प्लानिंग की बात समझा रहे हैं। आइडियली तो हमारी बच्चियों के आहार की पर माओं को अधिक ध्यान देना चाहिए बचपन से, किंतु अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो हमारी बच्चियों को इस बात की अवेयरनेस हो कि जब वो गर्भ धारण करे उससे 3 महीने पूर्व कम से कम अपने आहार पे वो विशेष ध्यान देना शुरू कर दें। और इसको हम विज्ञान में कहते हैं प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यदि उनका आहार में किसी प्रकार की कमी होगी तो या तो गर्भधारण नहीं होगा, अगर हो गया तो मिसकैरेज हो सकता है या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, अन्यथा बहुत सारे तत्वों की कमी से, जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, आयोडीन की कमी से थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे विपरीत असर डालते हैं, जिंक की कमी से अबॉर्शन हो सकता है, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या आ सकती है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर स्वस्थ शिशु चाहिए तो स्वस्थ आहार की योजना गर्भधारण से पूर्व ही निर्धारित हो जानी चाहिए। अब बात आती है आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता। यहाँ एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि अब अकेली नहीं है माँ, अब 2 शरीर है, लेकिन आपको 2 के बराबर नहीं भोजन लेना है, मात्र 300-350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए गर्भकाल के दौरान। तो मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आहार की गुणवत्ता। और इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अभी आपको गायत्री दीदी ने भी बताया था, हार्वर्ड की साइंटिस्ट ईवा साहब, ये कहती हैं कि मस्तिष्क 24 घंटे सक्रिय रहता है और उसकी सक्रियता के लिए ये आवश्यक है कि अत्यंत पौष्टिक आहार लिया जाए, वो आहार जिसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर हो, प्रोटीन्स अच्छी क्वालिटी में हो, ऐसे तत्व जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बना के रखे। वो बड़ा सुंदर उदाहरण देती है कि जैसे एक आपके पास लग्जरी कार हो, उस लग्जरी कार में आप प्रीमियम पेट्रोल ही डालते हैं, डर के मारे आप सस्ता पेट्रोल नहीं डालते क्योंकि उससे आपका मशीन खराब हो सकती है, गाड़ी की एवरेज में दिक्कत आ सकती है। तो इसी तरह का ध्यान हमको अपनी मस्तिष्क की क्रियाशीलता के लिए आहार के संदर्भ में रखना है। अब मूलभूत एवं अतिरिक्त पोषक तत्व। मूलभूत तत्व वो है जो बेसिकली भी हम रोजमर्रा में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन प्रेगनेंसी में ये तत्व तो हमें आवश्यक है ही, हम आगे जानेंगे कि उनकी क्वांटिटी कितनी हो और किन भोज्य पदार्थों से वो हमें प्राप्त होंगे। किंतु ये और आवश्यक है जानना कि कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व प्रेगनेंसी में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, DHA, इनके अलग अलग कार्य हैं। अब माँ के स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु जो हम इतने आहार की बात कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, क्यों इतना हमें ध्यान देना है। तो यहाँ जानने की बात यह है कि गर्भाकाल के दौरान बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं।
एक तो गर्भाशय जो है, जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है, वो गर्भकाल में 5 गुना बढ़ जाता है, 15 गुना उसका वजन बढ़ जाता है, 500 गुना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक छोटा सा जाइगोट सिंगल सेल का फर्टिलाइज ओवम 9 महीने में 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। एक योग सैक जो भ्रूण को पोषण देता है, वो 9 महीने में 250-300 ग्राम का प्लेजेंटा बन जाता है। और स्तनों का विकास इस तरह से होता है कि प्रसवोत्तर काल में मां गुणवत्तापूर्ण उचित मात्रा का दुग्ध उसके स्तनों से बन सके और वो उस अपने बढ़ते हुए शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। इसके साथ ही एक चेंज और होता है गर्भकाल में, वो ये है कि एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर। वो इसलिए क्योंकि 9 महीने पश्चात जब मां प्रसव के लिए जाएगी तो प्रसव काल में अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त धैर्य, उत्साह, बल की आवश्यकता है। वो इन फैट स्टोरेज सेंटर्स से हमको प्राप्त होता है। और स्तनपान के दौरान भी ये जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड है, उससे हमें शक्ति मिलती है हमारी गर्भवती माता को। अन्य विशेष बातों का ध्यान ये रखना है कि हमारा गर्भकाल में हमारा आहार ऐसा हो जिससे किसी तरह की विपरीत परिस्थितियां, यानी कि जो डेफिशिएंसी हमने बताई आपको प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वो उनकी मात्रा गर्भकाल में पूरी रहनी चाहिए, जिससे हमें किसी विपरीत समस्या, मतलब विपरीत समस्या का सामना ना करना पड़े प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस ना खड़े हो और एक अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी चलती है। इसके लिए हम जो अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो ये है कि आप 3 S याद कर लीजिए। ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर 3 S: संतुलित, सात्विक, संस्कारित। हम जो पूरा क्लास आज लेंगे वो इसी 3 पर आधारित होगा। संतुलित यानी कि बैलेंस्ड डाइट, सात्विक आहार और साथ में संस्कारित आहार। अब जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट्स और विटामिन। अब एक ये उचित मात्रा में और उचित रेशियो में होने चाहिए। इसका रेशियो क्या है? अगर 4 भाग प्रोटीन है, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, तो 1 भाग फैट्स का होगा और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन होने चाहिए। संतुलित आहार इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये न्यूनाधिक मात्रा में हमारे शरीर में भी उपलब्ध होते हैं, और इनका अगर रेशियो यानी कि अनुपात अगर इनका गड़बड़ाता है तो उससे यहीं से रोगों की सूत्रपात होता है। जैसे आपको बताया गया था पहली क्लास में कि अगर गर्भकाल के दौरान प्रॉपर नरिशमेंट माँ को नहीं मिलेगा, यदि माँ मैल नरिश्ड है गर्भकाल के दौरान, तो ऐसे बच्चों में बड़े होने पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, कैंसर की बीमारियां हो सकती है, जिसको हम कहते हैं अडल्टहुड डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन। यानी इन बीमारियों का जो शुरुआत है वो गर्भकाल में हो जाती है यदि हमारा न्यूट्रिशन में कोई कमी रह जाएगी। दूसरी चीज है सात्विक आहार। तो गर्भकाल में हमको वेजिटेरियन ही डाइट लेनी है, शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हर भोज्य पदार्थ में गुण होते हैं। जैसे हमारे व्यक्तित्व में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उसी तरह से प्रत्येक भोज्य पदार्थ को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। संस्कारित आहार लेना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। अब यही बात आज विज्ञान के द्वारा प्रूव हो रही है। आज स्टडी करी जा रही है कि व्हाट इज द गट एंड ब्रेन कनेक्शन, इसे कहते हैं ब्रेन गट कनेक्शन। वो क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि एक छोटा सा ब्रेन हमारे पेट में भी है। और ये आप देखते हैं जब आप उद्विग्न होते हैं, बेचैन हैं, तो कभी कभी पेट आपका खराब हो जाता है। और यदि आपका पेट खराब है तो आपका मन स्ट्रेस में रहेगा। तो ये इसी को कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन या ब्रेन गट कनेक्शन। दूसरी एक स्टडी ये बताती है कि जो हैप्पीनेस हार्मोन है सेरोटोनिन, लगभग 95% सेरोटोनिन हमारे गट से सेक्रीट होता है, और उसका सेक्रीशन डिपेंड होता है कि हम कैसा आहार लेते हैं। यदि हम हाई फाइबर डाइट, अधिक मात्रा में फल,
ताजे फल, ताजी सब्जियां, यानी कि पौष्टिक आहार लेते हैं तो सेरोटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यदि अगर हम मैदे से बनी हुई चीजें ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, अधिक चाय कॉफी लेते हैं, तो ये सेरोटोनिन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालता है। और इसी की वजह से शायद ये कहा गया था कि जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। आहार के भी 3 शरीर है, जैसे हमारे 3 शरीर हैं वैसे आहार के भी 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूलतम शरीर जो आहार का है वो मल में निष्कासित हो जाता है। उससे सूक्ष्म जो भाग है वो शरीर के विकास का कार्य करता है, जैसे प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, वो अपना अपना कार्य अलग अलग ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देने में करते हैं। और जो सूक्ष्मतम भाग होता है वो होता है कारण शरीर, जो हमारे मन पे असर डालता है। और आज उसी को जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उसको वो फूड की वाइब्रेशनल एनर्जी के तौर पे स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारे मन पे जो भोज्य पदार्थ हमारे मन पे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं उसको वो कहते हैं मूड फूड्स। अब आयुर्वेद में भी एक क्लासिफिकेशन है, वो इस तरह से तो नहीं है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन चलता है पंचभूतों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हिसाब से वो कहते हैं कि आहार को षटरस में डिवाइड करते हैं। षटरस कौन से? मधुर, कटु, कषाय, तिक्त, अम्ल और लवण। और इन षटरसों से का एक संतुलित बैलेंस अगर रहेगा तो शिशु के शरीर के सप्त धातु तैयार होते हैं। देखिए क्या क्या धातु होते हैं? रस यानी प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, ममसा, मसल, मेदा यानी कि एडिपोज टिश्यू, अस्थि, बोन या कार्टिलेज, और शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये इसके डिसबैलेंस अगर होगा तो डेफिनेटली इन सप्त धातुओं के बनने में कहीं ना कहीं व्यवधान आएगा। तो बात वही है, लेकिन आजकल चूंकि मॉडर्न साइंस का क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं तो उसी को लेते हुए हम आगे चलेंगे। और गुरुदेव ने भी अपने वांग्मय नंबर 39 में इसी क्लासिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया। यानी कि हम जो ग्रुप्स ऑफ फूड बात करेंगे वो आज आधुनिक विज्ञान ने जैसे डिवाइड किया है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये 5 हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एक ग्रुप में आता है, और वाटर यानी कि पानी 5वां। अब प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन जो है बेसिक विकास का कार्य करता है। जहां भी रिपेयर होगी या तो नया कुछ सेल बन रहा है उसमें प्रोटीन का कार्य है, या टूट फूट हो रही है तो विकास के कार्य में प्रोटीन काम आता है। और ये हमको मिलता है दूध, दही, दालें, बीन्स। अभी और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट वसा का कार्य है ऊर्जा देने का। कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें सभी प्रकार के अन्न से, चावल से, आलू से। वसा के लिए आपको विशेष ध्यान देना, यानी कि फैट्स। फैट्स जो है यद्यपि इसमें लिखा है 8 चम्मच प्रतिदिन, लेकिन कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि लगभग आपको आधा लीटर तेल प्रति व्यक्ति प्रति माह कंज्यूम करना चाहिए। उस हिसाब से देखें तो वसा की जो कैलकुलेशन आती है वो प्रतिदिन 5 से 6 चम्मच से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल ना करें। ये किसमें होता है? जैसे आप बिस्किट, बेकरी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड अगर आप लेंगे तो उसमें सैचुरेटेड और ये ट्रांस फैट्स ज्यादा होते हैं। या आप बाजार में अगर आप तली हुई चीजें खाते हैं तो वो जो तेल बार बार आंच पे चढ़ाया जाता है उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। लेना क्या है? लेना है मोनोसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं, जो कि हमको मिलते हैं अपने नेचुरल ऑयल्स में, जैसे कि मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, या देशी गाय का घी। विटामिन जो है, विटामिन की कैटेगरी में सभी कुछ आता है, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसको हम तरह तरह के फलों और सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं, और एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का, वो है अंकुरित अनाज या अंकुरित चना, मूंग, मूंगफली का कॉम्बिनेशन। तो ये हमने ब्रॉडली हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब इसको हम डिटेल में आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से
पदार्थ आपको दिन भर में लेने हैं आवश्यक रूप से, नियमित रूप से, जिससे आपके अंदर सभी तत्व पहुंच जाए। यह ध्यान रखने की बात यह है कि भोजन को पहली बात ईश्वर का प्रसाद बनाकर समझकर खाएं। प्रसाद हम लोग लगाते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रसाद का अर्थ ये है कि आप भोजन के मूल स्वरूप में विशेष अंतर ना करें, थोड़ा बहुत उसमें पकाना, जैसे बॉईल कर लिया या भाप में पका लिया, धीमी आंच पे पका लिया, हल्के फुल्के मसाले डाल लिए, लेकिन ये नहीं कि तल भून करके उसका स्वरूप ही चेंज कर दें या अत्यधिक मसाला चिकनाई डाल करके वो सात्विक खाने को हम राजसिक में कन्वर्ट कर दें। तो प्रसाद लगाने का ये अर्थ है कि आप जैसा पदार्थ है उसके मूल स्वाद में, मूल उसके स्वरूप में बहुत बदलाव ना करें। भोजन को धीरे धीरे चबा कर खाएं। गुरुदेव कहते हैं एक कौर को कम से कम 32 बार चबाया जाए। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि जो सलाइवा, लार हमारे मुंह में निकलती है, जब भोजन का कौर पूरी तरह से लगभग लिक्विफाई हो जाए, सेमी सॉलिड तो हो ही जाए, तब वो हमारी आंतों में जाए और पेट में जाए, तो क्या होगा कि हमारी आंतों को कम काम करना पड़ेगा, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा काम हम अपनी दांतों और जीभ से करें, मुंह में अधिक देर तक चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। ये कहावत है, खाने को पिए पानी को खाएं। सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन यही है कि खाने को इतना हम उसको चबा लें कि वो लगभग पानी जैसा हो जाए और फिर वो पेट में जाए। पानी को खाएं अर्थात एक घूंट भर भर के धीरे धीरे पानी को पिया जाए, खाने की तरह। भोजन करते समय आवश्यक हो तो थोड़ा पानी पिए, नहीं तो 1.5 घंटे बाद या 2-3 ग्लास पानी पी सकते हैं। भोजन से पहले आधा घंटा पानी नहीं पीना है और भोजन के बाद 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने से जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जो पाचन की क्रिया है उसमें व्यवधान पड़ता है। रात का भोजन हल्का लें और सोने से लगभग 3 घंटे पहले ले लें। भोजन के बाद टहलें, जिससे कि भोजन जो है सोने तक थोड़ा पचने की स्थिति में आ जाए। भोजन करते समय प्रसन्न भाव से मधुर संगीत बजाएं। ये सब हमारे भोजन को ये स्पेसिफाई करते हैं कि क्यों ना हम केवल संतुलित आहार के साथ साथ क्यों ना सात्विक और संस्कारित आहार भी लें। तो अब देखिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रमुख फूड ग्रुप्स हमारे हैं क्या। आपके लिए ये जानना एक बेस जरूरी था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेने, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये तत्व आपको किन भोज्य पदार्थों से मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला है अनाज। अनाज में आप विभिन्न प्रकार के अनाज लीजिए, सभी तरह के अनाज, जैसे कि गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, नचनी यानी रागी, और ओट्स है, चावल है। चावल को बेटर हो अगर ब्राउन राइस ले सके, वो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हस्क होती है ऊपर की, वो काफी न्यूट्रिशियस होती है। फिर दालें और बीन्स। दालों में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि एक ही प्रकार की दाल आपको नहीं लेनी है, तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रत्येक दाल में अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन से लेनी है दालें, बीन्स, जिससे हर प्रकार का प्रोटीन आपके शरीर को और आपके माध्यम से आपके संतान को मिल सके। अब इन दालों को या तो आप पका के ले सकते हैं, बीन्स को भी पका के ले सकते हैं, या उनको बीन्स को अंकुरित और रोस्टेड के रूप में भी आप ले सकते हैं। ये बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन्स का। सब्जी में या तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी। फिर एक ग्रुप होता है जिसमें आते हैं आपका लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, भिंडी। तीसरा ग्रुप होता है जैसे आलू, शकरकंद, बंद गोभी, शलजम, ये कंदमूल कहलाती हैं। अब हर ग्रुप में से आपको सब्जियां लेनी है। ये नहीं कि दिन भर में बस आपने 2 बार सब्जी ली और दोनों बार पता चला आपने आलू की ही सब्जी खा ली। आपको हर ग्रुप में से हर प्रकार की सब्जियां लेनी है, और आप आगे देखेंगे कि ये सब्जियां जो है विटामिन की और हमारे आयरन की, फोलिक एसिड की बहुत रिच सोर्स है।
और इनकी अगर हरी सब्जी नहीं लेते हैं तो बहुत सारे डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में हो जाएंगे। फिर दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध बेहतर हो यदि आप गाय का दूध लें, और अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, पैकेट का लेते हैं, तो कम फैट वाला दूध लें। दूध से बने पदार्थ अर्थात दही है, छेना है, पनीर है, छाछ है, इस सबको आप पर्याप्त मात्रा में लें। फिर आती है हर्ब्स। हर्ब्स हमारी ये पत्तियां होती है छोटी छोटी, जैसे हम चटनी बनाते हैं, धनिया है, पुदीना है, मीठी नीम है, इनका भी सेवन हमको करना चाहिए क्योंकि इनमें भी कई पौष्टिक तत्व होते हैं। स्पाइसेस, वैसे तो हम कह रहे हैं कि सात्विक फूड आपको लेना है और मसालों का कम सेवन करना है, पर थोड़ी बहुत मात्रा में भी जो हम मसाले यूज करते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए जो हमारी इंडियन किचन है वो एक प्रकार से आयुर्वेद मेडिसिन का खजाना है। जैसे अजवाइन है, अब पेट के रोग में अजवाइन बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, खांसी में भी अजवाइन फायदा करती है। आपने देखा होगा प्रसवोत्तर काल में अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। फिर हल्दी है, हल्दी पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पे, कि हल्दी को ब्रूफिन की गोली के बराबर लाभकारी माना गया है। हम अगर नियमित रूप से हल्दी लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, उसकी जो सूजन है उसमें सूजन नहीं आ सकती, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी बढ़ाती है हल्दी। आजकल हम बताते हैं ना सबको कोविड काल में कि हल्दी का दूध लीजिए, उसका कारण यही है कि हल्दी जो है बहुत ही लाभकारी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऑयल सीड्स, तरह तरह के सीड्स, चाहे वो तरबूजे के बीज हो, खरबूज के बीज हो, चिया सीड्स हो, अलसी, ये सब बहुत रिच सोर्स हैं आपके DHA के और एसेंशियल फैटी एसिड्स के। और इसी प्रकार से सूखा मेवा थोड़ी मात्रा में दिन भर में 3-4 नग आपको अखरोट, बादाम, किशमिश, छुआरा, अंजीर, ये भिगो करके लेने हैं, लेकिन आपको सूखे मेवा का सेवन करना है। और नट्स, और नट्स में जैसे मूंगफली है, और नारियल भी एक तरह का नट है, कोकोनट, तो नारियल की चटनी को भी आप अपने खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल कर सकते हैं। घी तेल हमने आपको बताया कम मात्रा में लेना है, और कौन से लेने हैं वो आप या तो सूरजमुखी का तेल या सनफ्लावर ऑयल जिसे कहते हैं, या मूंगफली का तेल या सरसों का तेल, और ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। घी के रूप में केवल देशी गाय के घी का ही इस्तेमाल करें। मक्खन यदि करते हैं तो बाजार की मक्खन की अपेक्षा घर में जो सफेद मक्खन निकलता है वो अधिक लाभकारी है। पानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी से क्या हो रहा है, पानी जो है एक तो जो आपकी लार बन रही है उसके लिए अति आवश्यक है। जो सलाइवा है उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, तभी वो हमारे भोज्य पदार्थों को ठीक से डाइजेस्ट कर पाएगा। फिर जब भोजन हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है सेल में, तो टिश्यूज में पहुंचाने का काम यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम उस भोजन को पानी करता है, और प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक सेल उस एब्जॉर्ब्ड भोजन को अपने में आत्मसात कर सके, यानी कि एसिमिलेशन का काम भी पानी करता है। और लास्टली जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, वेस्टेज, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट पदार्थ बने उसके निष्कासन का काम भी पानी करता है, चाहे वो आंतों से मल निष्कासन के रूप में हो, चाहे गुर्दे से हो, चाहे हमारे त्वचा के रोमों से पसीने का निकलना हो। और पानी जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो आपको अमिता दीदी ने बताया था कि ऊषा पान करें, सुबह उठ करके 2-3 गिलास गर्म पानी पिए धीरे धीरे। टोटल दिन भर में आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है। सर्दियों में 8 गिलास और गर्मियों में कम से कम 10 से 12 गिलास। ये पानी धीरे धीरे पीना है, जहां तक संभव हो बैठ के पीना है। भोजन से आधा पौन घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और भोजन के 1-1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। यदि मुंह में सूखापन लगता है तो थोड़ा बहुत घूंट 2 घूंट पानी आप भोजन के साथ ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने खाद्य पदार्थ
आपसे डिस्कस किए, इसका प्रपोर्शन कैसा हो। जो हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार, तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या है? संतुलित आहार स्वास्थ्य वर्धन के लिए जाना वाला वो आहार है जिसमें सभी खाद्य पदार्थ उचित मात्रा, उचित परिमाण और उचित अनुपात में होते हैं और जिसमें जीवन के सभी तत्व मौजूद हैं। जीवन के सभी तत्व मौजूद होने की जब हम बात करते हैं, यानी कि उसकी जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है वो रहनी चाहिए, उसका न्यूट्रिशन खत्म ना हो जाए। तो खाने पकाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना जो है धीमी आंच पे पकाया जाए, भाप में पकाया जाए या उबाल के खाया जाए। तेज आंच पे पकाया हो खाने में सभी भोज्य पदार्थ उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखें कि हमें क्या खाद्य पदार्थ उसको शामिल करने हैं। तो ये सब हमने आपको गिना दिया, अब उसका प्रोपोर्शन देखना है। तो देखिए, एक बड़ा प्रोपोर्शन आप लेंगे अनाज का, दालों का, आलू का, और उतना ही बड़ा प्रोपोर्शन लेंगे दिन भर में फल और सब्जियों का। फिर उससे कम आप लेंगे दूध और दूध से बने पदार्थ, और लगभग उतना बड़ा पोर्शन आप लेंगे प्रोटीन्स के लिए विभिन्न प्रकार की फलियां, जैसे वो सोयाबीन की फली हो, सेम हो, मटर हो, और साथ में टोफू या राजमा। टोफू जो है वो एक बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, जो सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है। सोयाबीन के दूध को जब आप फाड़ते हैं तो टोफू प्राप्त होता है। ये एक सस्ता और अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एक समस्या कभी कभी किसी किसी को आती है कि ये किसी किसी के पेट में थोड़ा ब्लोटिंग कॉज करता है, मतलब एक जैसे भरा भरापन आपको पेट में महसूस हो सकता है। यदि किसी को सोयाबीन से एलर्जी है तो वो इससे बचे, या सोयाबीन खाने से उसको पेट में कुछ असहज महसूस होता है तो नहीं ले सकते। अन्यथा अगर आप इसको पचा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और सस्ता एक सोर्स है प्रोटीन का। सबसे कम मात्रा में आपको घी, तेल, शक्कर और नमक का सेवन करना। अब ये थाली हम आपको और विस्तार से ये हम बताते हैं कि कितनी सर्विंग किसी एक चीज की लेनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, अनाज और सब्जी की सबसे ज्यादा आपको दिन भर में आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो लगभग 4-5 बार आप दिन भर में अनाज और सब्जी के कॉम्बिनेशंस तैयार करिए। खाने में तो आप रोटी ले सकते हैं जैसे मिक्स, लेकिन रोटी जो आप बनाएंगे वो नियमित आप गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, आप मिक्स्ड आटे की रोटी बनाएंगे। आटे में आप जौ मिलाइए। बाजरा तो सर्दियों के लिए होता है क्योंकि उसका उसकी जो तासीर है वो गर्म है। मक्का मिला लीजिए, ज्वार मिला लीजिए, रागी मिला लीजिए, या रागी का अलग से ले लीजिए। आजकल तो मल्टीग्रेन आटे आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी बार आप अनाज लें उतनी बार सब्जियां लेने का प्रयास करें। जैसे कुछ आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पोहा बनाए तो उसमें सब्जियां मिला लें, उपमा बना लीजिए उसमें सब्जियां मिला लीजिए, दलिया बना लें उसमें सभी तरह की सब्जी मिला लीजिए। तो इस तरह से या तो स्नैक्स के फॉर्म में, सैलेड के रूप में, खाने के साथ आपको अनाज और सब्जी अधिक लेनी है। बीन्स और दालें, ये आपको दिन भर में कम से कम 3 बार लेना है। तो तीनों बार आप दाल नहीं ले पाएंगे तो एक सर्विंग आप लीजिए स्प्राउट्स की, जो आपको बताई, चना, मूंग, मूंगफली मिला करके, या अनाज को भी स्प्राउट कर सकते हैं, गेहूं को भी स्प्राउट करके ले सकते हैं। स्प्राउट्स का लाभ ये होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में जो दाल या आपने बीन्स लिए उससे अधिक उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है जब उसको स्प्राउट कर लिया जाता है, यानी कि उसके अंकुरित जब हो जाता है, उसके अंकुर फूट जाते हैं तो कई गुना उसकी पौष्टिकता जो है वो बढ़ जाती है। उसके अंदर अत्यधिक अमाउंट में आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फिर 1-2 सर्विंग आप नट्स या बीज की, जो हमने बताया आपको, सूखा मेवा, मूंगफली या सूरजमुखी के बीज, और आपके ये अलसी के बीज, ये तरबूज, खरबूज के बीज, ये सब आप फाँक सकते हैं। और फल दिन भर में 2 या 3 बार, मैक्सिमम आप 3 फल ले सकते हैं। अत्यधिक फल लेने से क्या होता है कि फल जो है सीधे फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। फल साबुत लेना है जिससे कि उसके फाइबर का लाभ भी आपको मिल सके और आपको कब्ज ना हो। अब जो हमने आपको सब्जियों की वैरायटी बताई, तो यहाँ ध्यान देना है कि जो कल अमिता दीदी ने आपको बताया था कि रेनबो डाइट, ये सभी प्रकार की और सभी विभिन्न विभिन्न रंगों की सब्जियां हैं और ये आपको अपने इंक्लूड करनी है। गाजर है, टमाटर है, परवल, लौकी, खीरा, तुरई,
शलजम, मूली, मूली जिसको अगर पेट में थोड़ा वात प्रवृत्ति की होती है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें। उसके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं डिफरेंट, जो बेमेल ना हो, इसके लिए मूली को आप थोड़ा ध्यान से लें। और वरना पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, हर तरह की सब्जी आपको अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में लेनी है। फ्रूट्स फ्रूट्स विभिन्न प्रकार के हैं। फ्रूट्स में आप ध्यान रखिए कि जो आपके क्षेत्र में फ्रूट उग रहा है उसी का सेवन करें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। भोजन कैसा होना चाहिए, हितभुक, जो हमारे लिए हितकारी हो, जो लाभकारी हो, और ऋतभुक, ऋतु के अनुकूल। अब ठंड में हम गर्म चीजों का सेवन करते हैं और गर्मियों में हम ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करते हैं। और मितभुक, हमें अपने भूख से कम खाना चाहिए, तभी जो है भोजन ठीक से पचता है। और यदि किसी को नॉजिया वॉमिटिंग की समस्या हो रही है, उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूख से थोड़ा कम खाएं। फ्रूट्स जो होते हैं, ये फल जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक रस वाले फ्रूट होते हैं, तो वो जल्दी पच जाते हैं। और जब हम पेट भरने के हिसाब से लें तो गूदेदार फलों को लेना चाहिए, जैसे नाशपाती है, आम है, केला है, सेब है। और रस वाले जो फल होते हैं वो संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, रसबरी है, आलूचा है, ये सब रस वाले फ्रूट्स होते हैं। अब ये फ्रूट पिरामिड के हिसाब से हम एक बार और समझते हैं कि कितनी मात्रा में हमको कौन से पदार्थ लेने हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये पिरामिड आप देख रहे हैं, इसका बेस यानी कि अत्यधिक जो सबसे ज्यादा हमको लेना है वो है अनाज, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, रागी हो, ज्वार हो, जौ, बाजरा, किसी भी रूप में, ओट्स, ये हमको सबसे अधिक दिन भर में लेना है। फिर उससे कम फल और सब्जी, लेकिन सब्जी जो है फलों की अपेक्षा 3 गुना अधिक होगी। यदि हम 300-400 ग्राम की सब्जी ले रहे हैं तो केवल 100 ग्राम हम फ्रूट्स लेंगे। इसीलिए जितनी बार अनाज लें उसके साथ साथ सब्जियों का भी सेवन करें। दिन में 4-5 बार आपको किसी ना किसी रूप में सब्जियां आपके शरीर को मिलनी चाहिए। फ्रूट्स दिन भर में 2 या 3 सफिशिएंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से कम हमको लेना है दूध, दूध से बने पदार्थ और दालें, और सबसे कम हमको लेना है चीनी और चिकनाई। अब इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कितनी कटोरी के नाप से अगर हम देखेंगे तो कितने लेना है। आप मोटा मोटा ये याद कर लीजिए कि दालें, अनाज और सब्जी आप 4 से 5 कटोरी के अंतर्गत आप उसका सेवन कर सकते हैं। फल गिनती याद कर लीजिए, जैसे दिन भर में 3 फल, और 3 की गिनती, 3 का फॉर्मूला याद कर लीजिए, दिन भर में 3 बार फल, 3 फल से मतलब दिन भर में 3 बार फल से मतलब है 3 फल, और 3 गिलास दूध, 3 नग आप अखरोट ले लें, 3 नग खजूर ले लें तो आयरन मिल जाएगा, 3 छोटी छोटी डेली आप गुड़ की ले लें, और 3 बार जो है प्रोटीन, एक सर्विंग, मतलब 1 कटोरी स्प्राउट्स दाल, और एक कटोरी आप इसकी ले लें बीन्स की, जैसे राजमा है, छोले, लोबिया। तो ये अपने आप को एक पूरी आपको एक आउटलाइन मिल गई जिससे आप पर्याप्त मात्रा में सभी पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे लाभ क्या होगा, इस संतुलित आहार से बच्चे का वजन सही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी रहेगी, रक्त की कमी नहीं होगी, आयरन स्टोर बना रहेगा माँ और बच्चे दोनों में, और पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। और हमने अगर यही आहार पहले ले लिया गर्भधारण से पहले, तो हम बहुत सारे जन्मजात विकार को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है कि रीढ़ के और मस्तिष्क के विकार होते हैं, इसलिए गर्भधारण से 3 माह पूर्व फोलिक एसिड नियमित लेना अति आवश्यक है। बच्चे का वजन कम नहीं होगा अगर पहले से माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो ये माँ इन माँ के बच्चे जो हैं प्रॉपर डेवलप होते हैं, शिशु का विकास अच्छे से गर्भ के दौरान होता है।
और कई जीर्ण रोगों की नींव को पनपने से बचाया जा सकता है। वो हमने बताया कि जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मैल नरिशमेंट होता है, कुपोषण होता है, उससे क्या होता है कि कई सीरियस रोगों का जो है सूत्रपात गर्भ से हो जाता है, जो बच्चे के अंदर बड़े होने पर पता चलता है। अब ये आवश्यक तत्व आपको इसके बता चुके हैं हम, लेकिन आपको इनकी क्वांटिटी जानने की आवश्यकता नहीं है। कैलोरीज जो है वो आपको 350 कैलोरीज लेनी है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जब आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं, आपका जिसे कहते हैं हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उस केस में बेसिक कैलोरी माँ की केवल 1800 चाहिए उसको, उसके ऊपर से वो 350 लेगी। अगर आपकी मॉडरेट एक्टिविटी है, थोड़ा बहुत घर के काम आप करते हैं लेकिन विशेष मेहनत का काम नहीं है, तो 2200 कैलोरीज प्लस 350 कैलोरी माँ को लेनी है। और यदि बहुत श्रमशील जीवन है आपका, दिन भर आपको बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है, उस केस में माँ को 2600 कैलोरीज प्लस 350 कैलोरीज लेनी है। अब ये जो अतिरिक्त तत्व हैं, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं और ये हमको कहाँ से मिलेंगे। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन की कमी से क्या होता है कि लाल रक्त कणों की न्यूनता हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, और इसलिए आयरन की कमी को पूरा करना गर्भकाल से पहले ही आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि माँ गर्भ धारण करने से पूर्व एनीमिक है और एनीमिक माँ के जब गर्भ धारण होता है तो पूरे 9 महीने में उस आयरन की कमी को खाद्य पदार्थों से दूर करना एक जटिल कार्य हो जाता है। उसके लिए हमको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, चाहे टैबलेट्स के रूप में, और अगर एनीमिया ज्यादा होता है तो इंजेक्शंस, या फिर सीवियर एनीमिया के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। फोलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि वो रीढ़ के और मस्तिष्क के विकारों को प्रिवेंट करता है। अब आयरन का सोर्स, आयरन हमें कहाँ से मिलता है? गुड़ से, खजूर से, तरह की दालों से, बाजरे से, और हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, GLV, और उसमें भी जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है। आयरन को आप अपने शरीर में ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, जब आप लोहे की कढ़ाई में अपने भोजन को पकाएंगे उससे भी आपको आयरन मिलता है। एनीमिया, आयरन का महत्व इसलिए बहुत है क्योंकि हमारे देश में अधिकांश महिलाएं एनीमिक होती हैं, चाहे वो माइल्ड ही एनीमिया हो। जब नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है वो 11 से 13 ग्राम तक होना चाहिए। अधिकतर हमारे जो गर्भवती माताएं होती हैं वो उनका हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में होता है। लाइक कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकतर महिलाओं के माइल्ड एनीमिया होता है। फिर 7 to 9 ग्राम जिनका होता है उनको हम मॉडरेट कहते हैं, और लेस देन 7 में सीवियर एनीमिया। अब ये अधिकांश महिलाएं जो एनीमिक हैं, ये इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि अगर एनीमिया गर्भकाल में बना रहा तो शिशु के अंगों का विकास नहीं होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य ये रेड ब्लड सेल्स करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या होगा? शिशु के अंदर ऑक्सीजनेशन, जो से अंग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि यदि माँ एनीमिक है और प्रसव के दौरान उसको कुछ अधिक रक्तस्राव हो जाए, ऐसे में माँ की जान का खतरा हो जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, यानी कि अधिक रक्तस्राव एक बहुत इंपॉर्टेंट या कॉमन कारण है हमारी मातृ मृत्यु दर की। मातृ मृत्यु, अधिकतर माओं की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मृत्यु होती है वो अधिक रक्तस्राव से होती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के युग में भी
मेडिकल कॉलेज में जो माताएं आती हैं उसमें से कई ऐसी होती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम होता है। तो अभी जो नरिशमेंट का स्टेटस है हमारे देश में, वो अभी बहुत बहुत पीछे है और उसमें अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे की हड्डी बनाने में काम आता है और उसके दांत। बढ़ता हुआ बच्चा लगभग 14-16 हफ्ते में हड्डी बनने लगती है और ये बढ़ता हुआ शिशु अगर उसको माँ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रही है तो माँ की हड्डियों से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है और इस कंडीशन में माँ को कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब बना रहता है। लगभग 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है गर्भकाल के दौरान और स्तनपान के दौरान ये बढ़कर के 1.5 से 2 ग्राम हो जाता है। कैल्शियम के लिए हमें क्या लेना है? दूध, दूध से बने पदार्थ, लगभग 400 ml दूध, ऐसा मत याद करिए, आप ये याद कर लीजिए कि लगभग 750 से 1 लीटर दूध किसी भी रूप में, चाहे वो दूध लें, चाहे उसका दही जमा लें या छाछ बना लें, चीज खा लें, चाहे ये आपका छेना बना लें, किसी प्रकार से भी दूध और दूध से बने पदार्थ आपको लगभग 750 से 1 लीटर तक लेने हैं दिन भर में। ये दूध शुद्ध होना चाहिए, अगर हो सके तो देशी गाय का दूध ही ले। अगर पैकेट का दूध लेते हैं तो उसमें क्रीम की मात्रा कम होनी चाहिए। कई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक से भी थोड़ा बहुत कैल्शियम आपको मिल जाता है। अब बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। देखिए कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, और बी में भी कई तरह के होते हैं, B1, B6, B12, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। वो जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि किन किन खाद्य पदार्थों को लेने से हम सभी की आपूर्ति अपने भोजन में कर सकते हैं। इसीलिए ये एक कलरफुल स्लाइड मैंने आपको दिखाई है जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जी आप देख रहे हैं, जैसे ब्रोकोली है, पालक है, गाजर है, सेब, विभिन्न प्रकार के फल भी हैं, टमाटर है, सेब है, अंगूर है, बेरीज है। तो ये एक मिक्सचर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने से आप तरह तरह के विटामिन को अपने शरीर में धारण कर सकते हैं और वो विटामिन किस तरह से कार्य करते हैं हम संक्षिप्त में देखते हैं। जैसे विटामिन ए नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है और ये हमको मिलता है नारंगी फल और सब्जी से, जैसे कि संतरा है, गाजर है, आम है, कद्दू है, इन सबसे विटामिन ए मिलता है। ये नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा है। इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट कैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी के लिए अवेलेबल कराया जाए, उसको कन्वर्ट करके सिंपल शुगर में, ये इसका मुख्य काम है। और ये हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है हमको मिलता है नट्स से, हरी सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध, अनाज और अंकुरित अनाज से। विटामिन सी का मुख्य काम है आयरन का एब्जॉर्प्शन और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और साथ में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज होता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। विटामिन ई मुख्यतः नेचुरल ऑयल से मिलता है या फिर आपको नट्स, सीड्स से भी कुछ मात्रा मिल सकती है। नेचुरल ऑयल्स में पर्याप्त मात्रा में अल्फा टोकोफेरॉल होता है, जो ऑयल्स हमने आपको बताए। विटामिन के का काम है कोएगुलेशन और वो लगभग थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है और वो हमारे सब्जी फल में सॉइल के माध्यम से होता है और उसको उसी के थ्रू हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए मुख्य विटामिन है। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरे त्रैमासिक में ये पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए, चाहे हम सप्लीमेंट के तौर पे लें, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है धूप, सूर्य की रोशनी का सेवन अगर हम 15 से 20 मिनट, लगभग आधा घंटा अगर प्रतिदिन करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है।
लेकिन ये समय कौन सा होगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सुबह और ढलती हुई, जैसे सुबह की धूप और शाम की ढलती धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारी त्वचा पे पड़नी चाहिए, तब विटामिन डी हमारी बॉडी में बनेगा और एब्जॉर्ब होएगा, और उसके लिए समय है 10 से 2 बजे तक। अब बात आती है फाइबर। फाइबर से पहले मैं आपको बताती हूँ 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और रह गई आपको, जैसे जिंक। जिंक इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, एनीमिया ना हो इसके लिए, और जिंक की कमी से अबॉर्शन हो जाता है। और जिंक हमको मिलता है साबुत अनाज में। एक और चीज है मुख्य, आयोडीन। आयोडीन जो है वो भी बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और आयोडीन की कमी से हम आजकल देखते हैं कि बहुत ज्यादा थायराइड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आयोडीन जो है वो दूध, ओट्स और आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है। अभी इसको एक बार हम फिर से समराइज करेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं फाइबर। फाइबर हमारे खाने का, हमारे भोज्य पदार्थों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ये 2 प्रकार का होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर जो बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता, और ये मल बनाने में काम आता है। और इसकी फाइबर की, जब ये इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा पर्याप्त होगी तभी अच्छे से मल निष्कासन हो पाएगा, क्योंकि उसकी कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। और जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ना भूख लगेगी, पाचन क्रिया व्यवधातित हो, पाचन क्रिया में व्यवधान आ जाएगा, और आपको अपच सी रहेगी। और एक मुख्य कारण इसका ये भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो आप कॉन्स्टेंटली नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन करते रहते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। फाइबर का एक दूसरा पार्ट होता है सॉल्युबल फाइबर, जो बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मल बनाने में तो नहीं काम करता, लेकिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और ये हमको मिलता है फल से, सब्जियों से, ओट्स, जौ और मटर से, मटर या तरह तरह के बीन्स से। तो अब हम एक समरी करते हैं कि जो अभी तक हमने ये देखा, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ हमको प्रेगनेंसी के दौरान लेने हैं, अतिरिक्त पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के अतिरिक्त, और वो किस तरह से हमारे शिशु के विकास में या माता की स्वास्थ्य रक्षा में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसको हम समराइज करते हैं। तो मस्तिष्क के विकास में हमको चाहिए DHA, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, और ये पदार्थ हमें शुरू से लेने हैं, क्योंकि मस्तिष्क का विकास पहले महीने में बहुत तेजी से हो रहा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी डाइट का ध्यान बहुत रखना है। आप अलग अलग ये जानने का प्रयास ना करें कि DHA किस में होता है या कोलिन किस में होता है। हम एक आपको लिस्ट रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको ये सभी पदार्थ मस्तिष्क के विकास के लिए मिल जाएंगे। DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुख्यतः आपको बादाम, अखरोट, अलसी और नेचुरल ऑयल से मिलते हैं। और आयोडीन, फोलिक एसिड, जिंक के लिए आपको लेनी है हरी पत्तेदार सब्जियां, छोले, बीन्स, दूध, मूंगफली, दूध से बने पदार्थ जैसे दही है या सोया है, सोया प्रोटीन के लिए, और साबुत अनाजें, विभिन्न प्रकार की दालें और विभिन्न प्रकार के बीन्स। अगर ये खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं तो मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होगा। फिर ग्रोथ, बच्चे का शरीर का विकास। तो ग्रोथ या उसके अंगों के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तो आवश्यक है ही, साथ में दूसरे त्रैमासिक से आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता है, क्योंकि तब आपके बोन्स डेवलप करने लगते हैं बच्चे के। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, फिर वही पर्याप्त मात्रा में अनाज, सब्जी, दालें, बीन्स, दूध, दूध से बने पदार्थ, और विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी का सेवन करें प्रतिदिन आधा घंटा।
इम्यूनिटी और डाइजेशन, ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे और हमारा डाइजेशन, गर्भवती माँ का डाइजेशन अच्छा हो, ये हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चाहिए। पूरे 9 महीने हम चाहते हैं कि हमारी गर्भवती माँ को किसी प्रकार की और विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े। जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो यदि इम्यूनिटी अच्छी है तो डरने की बात नहीं है, और डाइजेशन अच्छा है तो सभी खाद्य पदार्थ अच्छे से पचा लिए जाएंगे और उनका लाभ शरीर को मिलेगा। तो इम्यूनिटी के लिए हमको चाहिए सभी प्रकार के विटामिन तो चाहिए, लेकिन मुख्यतः विटामिन सी, ई और जिंक। सी आपको बताया खट्टी चीजों में मिलता है, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला। आंवला आधा चम्मच आंवला अगर आप फाक लेंगे भोजन के पश्चात, तो ये बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। अमरूद, ये भी विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन ई जैसे मैंने बताया आपको बादाम में या नेचुरल ऑयल्स में। एवोकाडो यहाँ मिलता नहीं है तो उसका मेंशन करना बेकार है। ये विदेशी एक फल है जो हेल्दी फैट्स और विटामिन ई में बहुत रिच होता है। जिंक जैसे आपको बताया मैंने, साबुत अनाज और दालों में मिलता है, और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एंटीऑक्सीडेंट है। जिंक आपका पहले 3 महीने में भी पर्याप्त रहना चाहिए, जिससे कि भ्रूण की रक्षा हो सके। हेल्दी डाइजेशन के लिए हमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स चाहिए। एक समस्या होती है गर्भकाल में, जैसे माँ ने भोजन किया और उसको तुरंत मल निष्कासन के लिए जाना पड़ता है। ये तब होता है जब आपकी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, गट बैक्टीरिया, जो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया होते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है, या जो उनको कहते हैं हम लोग प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, प्री एंड प्रोबायोटिक्स की अगर जो लेवल है गट में वो गिर जाता है, उस केस में डाइजेशन अच्छा नहीं होता। उसके लिए आपको फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स लेने हैं, और ये आपको मिलते हैं जौ में, गेहूं में, केले में। तो इन 3 चीजों का सेवन करके आप अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं। तो एक बार अगर हम पुरानी साइट को रिवाइज करेंगे जिसमें हमने आपको सारी चीजें बताई थी, वही सब अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मस्तिष्क के विकास में, चाहे बच्चे के अंगों के विकास में, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, या डाइजेशन में कार्य कर रहे हैं। तो सभी पदार्थों को आपको बताए गए अनुपात में नियमित रूप से सेवन करना है। ये नहीं कि एक दिन हमने खा लिया अगले दिन नहीं खाया। अगर ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में और बच्चे के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। तो इससे बचने के लिए, अन्य तरह के संक्रमण से बचने के लिए, किसी अन्य रोग का सूत्रपात ना हो, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए आपको वो बताए गए सभी पदार्थों का सेवन करना है। साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्रियाशील रहें। अकेले भोजन से काम नहीं चलेगा। आप योग करें, व्यायाम करें, लगभग आधे घंटे की वॉक प्रतिदिन करें, यानी कि 150 मिनट वॉक प्रति वीक। नमक की मात्रा कम रखें, छोटा चम्मच एक दिन भर में, या 2300 मिलीग्राम। वसा और चीनी कम। वसा और चीनी यानी कि फैट्स और शुगर से मिलने वाली जो कैलोरीज हैं, वो केवल दिन भर में 360 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। वजन पे निगाह रखें। वजन के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये हमने आपको दिखाया कि फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा, जो भोजन आपने लिया वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी और आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर आप सक्रिय रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग बनती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है, नींद भी अच्छी आती है, और खाना पचाने के लिए नींद आना भी बहुत आवश्यक है। अब वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने योग्य है, क्योंकि लगभग 10 से 12 किलो वजन
प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज बढ़ना चाहिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह से हो जैसे कि 1 से 3 किलो वजन पहले 3 महीने में, 3 से 5 किलो वजन दूसरे 3 महीने में, और 5 से 8 किलो वजन तीसरे 3 महीने में। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है। यदि प्री प्रेगनेंसी वेट 40 किलो है तो वजन अगर 15-16 किलो भी बढ़ जाए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट 65-70 किलो है तो आपको वजन पे को अपने गर्भावस्था दौरान बढ़ने वाले वजन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। उस केस में जब ऑलरेडी आप ओवरवेट हैं, उस केस में केवल 7-8 किलो वजन भी अगर बढ़ता है तो वो भी पर्याप्त है। एक्स्ट्रा वजन बढ़ने के केस में प्रसव के दौरान आपको दिक्कत आ सकती है। प्रथम त्रैमासिक में हमने पहले ही आपको बता दिया कि फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है ब्रेन मस्तिष्क के विकास के लिए, विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ये आपको बता दिया। विटामिन ए आपको नारंगी रंग की सब्जी और फल से मिलता है। फोलिक एसिड आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से, छोले से, राजमा से, बीन्स से, इससे मिलता है। अदरक, अदरक जो है वो बहुत ही गुणकारी है। आजकल बहुत अदरक का इस्तेमाल हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन गर्भवती माताएं जो है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो थोड़ा छोटा सा टुकड़ा एक सुबह ले सकती है, वो मॉर्निंग सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए। जी मिचला रहा है अगर आपका, तो उस केस में आप एक छोटा सा टुकड़े को चूस लें अदरक को। दूसरे त्रैमासिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये भी हड्डी बनाने में उपयुक्त होता है तथा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये मिलता है हमको तरबूज के बीजों से, कद्दू के बीजों से, सूरजमुखी के बीज से और अलसी के बीज से। पुदीने में भी थोड़ा मैग्नीशियम होता है। तीसरे त्रैमासिक में विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोशिकाओं की टूट फूट को बचाने से, मतलब जो ये जो आपका कार्टिलेज है और कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी जो टूट फूट है उसको बचाने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। पानी, फाइबर, ये आपको बता ही दिया। विटामिन B1 ये भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सूरजमुखी के बीज और उड़द की दाल में आपको मिलता है। अब कुछ अलग अलग डाइटरी कॉम्प्लिकेशंस हम लेते हैं, कुछ कंडीशंस, उसमें बाकी तो बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज में बहुत स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। एनीमिया हमने डिस्कस कर लिया। हाइपरटेंशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर पर्याप्त मात्रा में आप कैल्शियम लेंगे तो। लेकिन नोजिया वॉमिटिंग हम आपको बताना चाहेंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम है फर्स्ट 3 मंथ्स में जब होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या तैलीय पदार्थ खा रहे हैं, या भारी भोजन ले रहे हैं, मैदा से बने पदार्थ खा रहे हैं, उससे भी नोजिया वॉमिटिंग होता है। स्वाभाविक रूप से जो नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है पहले 3 महीने में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यदि आप थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार मिले, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। दूसरी बात, भूख से कम खाएं। तीसरी बात, लिक्विड्स को कंट्रोल में रखें, फ्रूट जूसेस कम लगे। लिक्विड से ज्यादा ब्लोटिंग होती है, उससे नोजिया वॉमिटिंग बढ़ जाता है। एक और टिप है कि आप जो भोज्य पदार्थ क्रंचिंग आवाज करते हैं, जैसे भुनी हुई या सूखी लैया, बिल्कुल करारी सूखी रोटी, खूब सिकी हुई, सूखा भुना हुआ पापड़, तला हुआ नहीं, भुना हुआ, ये पदार्थ जब आप खाते हैं तो मुंह से आवाज निकलती है। ऐसे पदार्थों को लेने से वॉमिटिंग की रिफ्लेक्स कुछ हद तक कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन हमने बता ही दिया। फाइबर और पानी उससे लेने से आप उसको उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, कई लोगों को पेट में भारीपन बना रहता है। ऐसे केस में आप वात बढ़ाने वाली जो चीजें होती है, वात प्रवृत्ति के जो पदार्थ होते हैं, उनका सेवन ना करें, जैसे सब्जियों में अरवी या दालों में उड़द की दाल। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या खाना है।
अब देखना ये है कि क्या भोज्य पदार्थ आपको इस गर्भावस्था में नहीं लेने। शराब का सेवन आजकल समाज में बढ़ गया है, तो ये हमारी यंग जनरेशन को हमको समझाना पड़ेगा कि गर्भधारण से पूर्व ही वो शराब और स्मोकिंग जैसे दुष्प्रवृत्तियों को त्याग दें, अन्यथा गर्भकाल के दौरान उनको विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और क्या ना खाएं? बिस्किट्स, सलाद की ड्रेसिंग्स, क्रीम, बहुत फैट वाला दूध, चाय, कॉफी, मांसाहारी भोजन किसी भी रूप में, चाहे वो कच्चा मांस हो, चाहे पका हुआ हो, चाहे समुद्री भोजन हो, हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते। वो बहुत ही नुकसानदेह है। यद्यपि डॉक्टर्स उसके लाभ को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि वो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि मांसाहार क्यों नहीं लेना है। फिर फ्रिज में रखे पदार्थों से दूर रहें, बासी खाना ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी को सीमित मात्रा में लें, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें। किसी खाद्य पदार्थ से यदि एलर्जी हो तो उसे अवॉइड करें। डिब्बा बंद पदार्थ ना लें। जिन पदार्थों में रंगों की मिलावट हो या सेंट की मिलावट हो या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हो, उनको ना लें। तेज मसाले और भोजन को अवॉइड करें। मैदा से बने खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? शरीर में पानी कम करते हैं और गैस को बढ़ाते हैं, अपच रहती है। इसलिए ब्रेड, पिज्जा, बन, पाव भाजी, इस सब से बचें। गर्भावस्था में सबसे बढ़िया है हल्का खाना, रात को स्पेशली अगर लेना है तो तुरई, लौकी, ये सब्जियां अधिक मात्रा में आप लें। फिर बैगन, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़, ये शरीर में ताप पैदा करते हैं, तो इनको आप सीमित मात्रा में लें। पपीते को लेकर बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन पका हुए पपीते को लेने में कोई नुकसान नहीं है। कच्चा पपीता लेने से नुकसान हो सकता है। अब ये बात आती है कि मांसाहार से क्यों बचें? मांसाहार से इसलिए बचना है क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना ऐसी नहीं करी है कि हम मांसाहार का सेवन करें। मांसाहार किसी भी दृष्टि से ना तो सात्विक है ना संस्कारित है। मांस में एक हार्मोन होता है एक्सेस में, वो है एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल। जब किसी प्राणी को तो उसको आभास हो जाता है और उस भय की स्थिति में उसके अंदर अत्यधिक अमाउंट में ये एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल निकलता है, जिससे वो मांस जो है उसका विषाक्त हो जाता है। और ये मांस के सेवन से क्या होता है? हमारे शरीर में हृदय गति, रक्तचाप बढ़ जाता है और साथ में डर और पीड़ा के भाव भी प्रवेश करते हैं। फिर मांसाहार जो जानवर करते हैं, उनको पचाने के लिए उनके स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है जो मांस को गलाता है। लेकिन मनुष्य के पेट में क्लोरिक एसिड नहीं है। जो एसिड सेक्रीट होता है डाइजेशन के लिए, वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपेक्षा 20 गुना कमजोर है। तो ये जो मांस का सेवन आप करेंगे वो पचेगा ही नहीं। तीसरी चीज, जब मांसाहार खाते हैं प्राणी, उनके मुख में जो लार बनती है उसमें टाइलिन नहीं होता। तो ये लार जो होती है, सलाइवा जो होता है, वो एसिडिक होता है, तो मुंह में ही मांस जो है गलने लगता है। लेकिन मनुष्य के सलाइवा में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो लार को अल्कलाइन बनाता है। तो ये मांस जो है सलाइवा से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि सलाइवा का कोई असर मांस के ऊपर नहीं होगा। मांसाहारी जानवरों में जो पाचन तंत्र है वो बहुत छोटा होता है, जल्दी से मांस उनके शरीर में जितना एब्जॉर्ब हुआ और बाकी का मल के रूप में निकल जाता है। लेकिन शाकाहारी प्राणियों में ये पाचन तंत्र बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, 6 मीटर की हमारी आंतें होती हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो मांस अनडाइजेस्टेड, जो ये हमारा मांस है, वो हमारे
आंतों में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और ऐसा स्टडीज कहती हैं कि कोलोनिक कैंसर की जो इंसिडेंस है वो मांसाहारी व्यक्तियों में अधिक देखी गई है। अब कुछ क्रेविंग्स होती हैं गर्भकाल के दौरान, लोगों की कुछ इच्छा करती है ज्यादा अधिक खाने की, तो ये क्रेविंग को और पाइका को हमको डिफरेंशिएट करना है। क्रेविंग मतलब एक इररेजिस्टिबल डिजायर, कुछ ऐसा खाने की, जैसे अचार है, आइसक्रीम है, खट्टा है, गुड़ है, इमली है, तो ये आप यदा कदा ले सकते हैं अपनी डिजायर को, अपने को मतलब इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। पर पाइका बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें गर्भवती माँ का ऐसी चीजें खाने का मन करता है जो खाने योग्य नहीं है, जैसे कि चौक, राख, मिट्टी, पेंट। और ऐसा अगर माँ करती है तो उसमें कुपोषण की समस्या आ सकती है और कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यदि इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं खाद्य पदार्थों को लेकर के, जैसे कई क्षेत्रों में मसूर की दाल नहीं लेते, वीगन लोग दूध इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है इससे बछड़े का हक मारा जाएगा। आप ऐसे भ्रमों से बचें और सब पदार्थ जो आपको यहाँ बताए गए हैं उनका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ करें। कुछ बेमेल आहार होते हैं जिसको गुरुदेव ने हमको बताया है, जैसे कि वो उनसे बचना चाहिए। जैसे खरबूजे के साथ दूध नहीं लेना है, दाल रोटी के साथ नींबू ना लें, उर्द के साथ मूली ना लें। तो ये कॉम्बिनेशंस का आप थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा इस पर रिसर्च करें। पूरी डिटेल तो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक कंसेप्ट है कि कौन सा फूड किस फूड के साथ लेना चाहिए। अब जो बात आती है कि सात्विक भोजन, तो सात्विक भोजन हम क्यों लें, या ये कंसेप्ट क्या है सात्विक, राजसिक और तामसिक का। तो यदि माँ ये चाहती है कि उसके वो मन से ये चाहती है, मन, विचार, भावना और संकल्प को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करके वो एक महान संतान को जन्म यदि देना चाहती है तो सात्विक भोजन ही ले। अब ये सात्विक भोजन क्या है, ये जब आपको जितना बताया गया, चाहे वो दाल है, अनाज है, स्प्राउट्स हैं, विभिन्न प्रकार के नट्स हैं, सब्जी है, फल है, दूध, ये सब सात्विक भोजन में आता है। सात्विक भोजन वो होता है जो कम तेल मसाले में बनाया गया है, मंद गति पे पकाया गया है और उसका मूल स्वरूप नष्ट नहीं हुआ है, और हमने अच्छे मन से उसको ग्रहण किया और अच्छे मन से पकाया। अगर मन में किसी प्रकार की उत्तेजना है, आवेश है, उद्विग्नता है, ऐसे में ना तो भोजन पकाएं और ना ही ग्रहण करें। यदि क्रोध में है, तनाव में है, तो पहले शांत होएं, उसके बाद भोजन को ग्रहण करें। और इसका एक सिंपल तरीका है कि जब भोजन पकाएं रसोई में तो आप गायत्री मंत्र बजा लें, भजन बजा लें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा लें, आप खुद गुनगुनाती रहें और खुश मन से एक अच्छी एनर्जी के साथ आप भोजन पकाएं और उसी अच्छी भाव के साथ उसको ग्रहण करें। राजसिक या रजोगुणी भोजन क्या होता है, जो अधिक तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, बहुत मिर्च मसाले का है, बहुत तेज गर्म है, जिसमें अत्यधिक तैलीय पदार्थों का उपयोग किया गया है, यानी कि गरिष्ठ भोजन, जो बहुत मसालेदार चिकनाई युक्त भोजन है, वो राजसिक भोजन है। इससे खाने से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी, अपच हो जाएगी और ये खाना किसी भी तरह से आपको लाभ नहीं देगा। सात्विक भोजन जो होता है वो ऊर्जा के साथ साथ मन को शांत रखता है, और राजसिक भोजन ऊर्जा भले ही दे लेकिन मन को अशांत कर देता है। तामसिक भोजन क्या है, पुराना, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठन या अपवित्र भोजन, ये सब तामसिक भोजन आते हैं, जैसे मांस, मच्छी, शराब, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन को भी तामसिक ही माना गया है। प्याज और लहसुन के औषधीय गुण को हम नहीं नकार सकते, लेकिन स्वाद के रूप में उसको हर भोज्य पदार्थ के साथ इंक्लूड कर लेना, और जिससे कि जो भोजन आपने खाया उसका मूल स्वरूप, मूल फ्लेवर ना आकर के आपको केवल प्याज और लहसुन का फ्लेवर आता है, उस केस में
वो तामसिक हो जाता है आपका भोजन, तो उससे आप बचें। ये तामसिक भोजन लेने से आप में क्रोध और आवेश बढ़ता है। अब बात आती है संस्कारित भोजन की। तो भोजन संस्कारित कैसे करें, या ये कंसेप्ट क्या है, या जो साइंटिस्ट आज बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की, वो क्या है? तो ऐसा माना गया है कि मनुष्य की जो विद्युत शक्ति होती है वो भोजन की आंतरिक शक्ति पे प्रभाव डालती है। भोजन पे मनुष्य के विचारों का, स्पर्श का, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप पुराने जमाने में जिसको आज हम छुआछूत कहते हैं, ये कंसेप्ट था कि हर व्यक्ति भोज्य पदार्थों को स्पर्श नहीं कर सकता। यदि निकृष्ट विचारों वाला, निंदनीय कार्य करने वाला व्यक्ति भोजन को स्पर्श करेगा तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी। भोजन जो है श्रम की कमाई का होना चाहिए। यदि अनीति से कमाया हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वो पतनकारी सिद्ध होता है। इसलिए श्रम और ईमानदारी से कमाए हुए भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। फिर भोजन को संस्कारित करने के लिए हम क्या करें? तो पहला तो उसको भगवान को अर्पण करके, प्रसाद लगा करके खाएं, भोग लगा करके खाएं, और ये केवल भारतवर्ष में ही होता है। दूसरा, हम भोजन ग्रहण करने से पहले अपना इष्ट मंत्र उच्चारण कर लें, नहीं तो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। और सबसे सुंदर तरीका है बलि वैश्य यज्ञ, जो आपको बताया गया था अभी परसों की क्लास में। डॉक्टर अमिता ने बताया कि 5 आहुति भोज्य पदार्थों की, रोटी की, एक घी चीनी मिला करके गायत्री मंत्र के साथ आप ब्रह्म को, देवताओं को, ऋषियों को, नर को और सभी प्राणियों को अर्पित करके ग्रहण करें। इससे आपके भोजन की ऊर्जा पूर्णतः सकारात्मक हो जाती है। और विशेष करके जब लगातार 21 दिन 40 दिन करते हैं तो आपके घर की एनर्जी ही पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम स्तनपान के विषय में तो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आपकी एक अलग क्लास है ब्रेस्ट फीडिंग पर, उसमें बताया जाएगा आपको। पर आपको ये बता दें कि स्तनपान के दौरान भी आपको अपने आहार का विशेष ध्यान रखना है। सभी पौष्टिक पदार्थों को नियमित लेना है। यूजुअली देखा गया है कि 15-20 दिन, महीना भर माँ अपने भोजन का ध्यान रखती है, घर वाले उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पश्चात वो रूटीन में आ जाते हैं, जो नॉर्मली लेते हैं वही लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तक स्तनपान करें आप पौष्टिक आहार लें, जो पदार्थ आपको बताए गए हैं पर्याप्त मात्रा में, और विशेष करके दूध और दूध से बने पदार्थ, क्योंकि इस समय दुग्ध उत्पादन के लिए ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे दूध है, दलिया है, जीरा है। ये सब क्या होता है, ये दुग्ध की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इस समय आपको सभी पौष्टिक पदार्थों को लेते हुए स्तनपान कराना है, जिससे बच्चे के बढ़ते हुए अंगों का विकास हो सके। अब एक नया टर्म आ गया है, उसे कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। ये 2 टर्म से बना है, न्यूट्रिशन का न्यूट्रा और फार्मास्यूटिकल का स्यूटिकल। ये ऐसे पदार्थ हैं जो पौष्टिक होते हैं और इसमें औषधीय गुण हैं, पर ये हमारे औषधि से नहीं लिए गए, ये मेडिसिन से नहीं लिए गए, ये भोज्य पदार्थों में सम्मिलित होते हैं। भोज्य पदार्थों से के द्वारा लिए जाने वाले वो पदार्थ जिसमें कि औषधीय गुण है। तो हमको करना क्या है कि अपने भोजन में अधिक से अधिक ऐसे घटकों को बढ़ाएं और उसको पौष्टिक बनाएं। जैसे प्राकृतिक घटक की अधिकता वाले भोजन की हमको आदत डालनी है, जिसमें अधिक से अधिक न्यूट्रिशन हो। देखिए बहुत ही सुंदर स्लाइड मुझे लगी डॉक्टर रानी के प्रेजेंटेशन में थी। तो अब हमको ये तय करना है कि ये दोनों ही हमारे लिए गलत है। एक जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी प्रकार के अनहेल्दी फूड माँ ले रही है और बच्चे के लिए नाल के द्वारा बच्चे को जा रहे हैं, जैसे जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चीनी के पदार्थ हैं, शुगर क्यूब्स हैं, पेस्ट्रीज, केक्स, बंस, ये सब नहीं लेना है। और दूसरी तरफ देखिए, शायद माँ का आहार उतना पौष्टिक नहीं है तो उसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं।
तो ये भी हमको नहीं करना है। ये जो आपको आज आहार की योजना दी गई, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत कम सप्लीमेंट्स में आपकी प्रेगनेंसी निकल जाएगी। जैसे बस एक आयरन, एक बी कॉम्प्लेक्स और एक 2 कैल्शियम की गोली। तो निष्कर्ष क्या है कि हम स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए गर्भकाल में बीमारी के खतरे को कम करने के लिए समुचित मात्रा में पौष्टिक आहार लें, जिसमें अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों जैसे न्यूट्रिस्यूटिकल्स हो, नियमित व्यायाम करें, तनाव को कम रखें और प्रसन्न चित्त से अपने गर्भकाल में रहें, जिससे कि एक स्वस्थ बच्चे की हमको प्राप्ति हो सके। 1-2 लाइन बस मैं कोविड काल के दौरान आपके भोजन में क्या बदलाव होने चाहिए वो बताऊंगी और इसके साथ में अपनी बात को समाप्त करती हूँ। कोविड के टाइम में गर्भवती माताएं नियमित गर्म पानी का सेवन करें। जो बताया गया आहार वो सफिशिएंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं, चाहे खाद्य पदार्थों के रूप में बेहतर होगा, और साथ में 1 या 2 गोली दिन भर में विटामिन सी की भी ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स को सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, 1 या 2 गोली नियमित, जैसे कि बीकाडेक्सामीन एक सस्ती दवाई है। विटामिन सी लिमसी और सक्सी के नाम से आती है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही का सेवन अधिक करें, पर्याप्त मात्रा में जल लें, गुनगुना जल दिन भर लेते रहें, पर्याप्त नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, योगासन, प्राणायाम, ध्यान को नियमित करें, यदि संभव हो तो नियमित यज्ञ करें और आप भय मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, आपको किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होगा और गुरुदेव की कृपा से आपको एक स्वस्थ बच्चा मिलेगा। मिक्स्ड आटे बनाने की विधि आपको इसमें बताई गई है। 7 किलो गेहूं में 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो जौ मिला के पिसवा लें और ऐसे ही आटे का सेवन करें। अनेक प्रकार के और भी जो अनाज आते हैं यदि उपलब्ध हो तो उनको मिला करके भी आप मूंगफली का मिक्स्ड आटा बना सकते हैं। ये एक गाइडलाइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटी पुस्तक जो हमारी आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1 है उसी में ये दिया हुआ है और इसको आप अपने हिसाब से अपने जो फूड आपके यहाँ अवेलेबल है उसके हिसाब से या अपनी रुचि के हिसाब से पौष्टिकता को ध्यान रखते हुए आप इसमें फेरबदल करके अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो आप चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। थॉमस एडिसन ने बहुत पहले कहा था, आने वाले समय में डॉक्टर अधिक दवा नहीं बल्कि मरीज को सही आहार विहार और बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक कर रोग के कारण का निवारण करेंगे और लगता है आज वो समय आ गया है। इसके साथ मैं समाप्त करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तरफ से आपको खूब खूब मंगल कामनाएं, जिससे आपके घर में एक स्वस्थ संस्कारवान सुंदर शिशु का आगमन हो और आपके घर में अनेकों खुशियां आए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न ले सकते हैं दीदी।